अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीपी इन्फो। आज लेक्चर नंबर 14 है फार्मास्यूटिक्स 3 का। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई। अगर इससे पिछले लेक्चर आप सुनना चाहते हैं तो वो तमाम प्रीवियस लेक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स बी कैटेगरी का जो सिलेबस है सेकेंड ईयर का, उसके तकरीबन तमाम सब्जेक्ट जो है इस चैनल के ऊपर कवर किए गए हैं, और तमाम सब्जेक्ट के तमाम टॉपिक्स लेक्चर वाइज सीरीज़ वाइज स्टेप बाई स्टेप आप सुन सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ एपीआई और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान। ये जो शेड्यूल है ये जस्ट हम पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर्स का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 3 का। इसको इसको हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी भी कहते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो कॉलेज रेगुलर अटेंड नहीं कर सके और घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है तैयारी करने का। तो इसमें इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको इसका शेयर की जाती है। एमसीक्यूज़ भी शेयर किए जाते हैं, और जो पास्ट पेपर हैं वो भी शेयर किए जाते हैं, और हर जो टॉपिक के हवाले से ज़रूरी बात है वो आपको बताई जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन ईपीआई, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ईपीआई होता क्या है। तो ईपीआई का मकसद क्या होता है? इसमें ईपीआई का मकसद ये है कि ईपीआई जो है एक्सटेंडेड, इसका एब्रीवेशन है एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। ये एमसीक्यूज में भी इस तरह आ सकता है इस एब्रीवेशन, तो इसको आपको पता होना चाहिए। इसका मकसद ये होता है कि टू प्रिवेंट childhood disease through vaccine reducing illness and death। यानी अब इसका शॉर्ट टर्म ये रखें, इसका मकसद ये होता है कि प्रिवेंट करना, बचाना। किसको बचाना? बच्चों को, चाइल्डहुड को। बच्चे जब बचपन में होते हैं उसको उम्र को हम चाइल्डहुड कहते हैं। चाइल्डहुड के अंदर जो डिसीज़ होती हैं, जो बीमारी होती हैं, थ्रू वैक्सीन उसको बीमारी को बचाना। किस तरह? वैक्सीन के ज़रिए से। रिड्यूसिंग इलनेस एंड डेथ, अगर हम वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे से उससे वो बच्चा बीमार नहीं होगा आने वाली एज में, और डेथ के चांसेस कम से कम होंगे। तो ये है एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम सिर्फ वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वैक्सीन बच्चों में कौन कौन सी देना ज़रूरी है, जिससे वो उसकी बीमारी जो है इन फ्यूचर नेक्स्ट एज में ना हो। डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको पता चलेगा कि इम्यूनाइजेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन की हम ज़रूरत क्या होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं इम्यूनाइजेशन या ईपीआई प्रोग्राम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर ये है कि विद फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिसीज ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन सक्सेसफुल वे टू कीप किड्स हेल्थी। यानी अगर आप इम्यूनाइजेशन ना करें, ईपीआई प्रोग्राम इस्तेमाल ना करें, वैक्सीनेशन ना कराएं, तो इसका आपको नुकसान ये होता है कि आप फ्यूचर में अगर आपको बीमारी हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, लाखों रुपए लग सकते हैं। तो बजाय आप बाद में ट्रीटमेंट करें उस बीमारी को, तो आप बेहतर है कि उस बीमारी के होने से पहले ही उसकी वैक्सीन इस्तेमाल कर लें, ताकि आपको जो है फ्यूचर में कोई बीमारी ही ना हो, या बच्चों को कोई बीमारी ना हो। तो और बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट होती है उसकी ट्रीटमेंट पे, उससे आप बच सकें। ठीक है, इम्यूनाइजेशन एक सक्सेसफुल तरीका है बच्चों को हेल्थी रखने का। ठीक हो गया। तो दूसरा ये आपको पता चल गया कि इम्यूनाइजेशन होती क्या है और इसको क्यों हम करते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि आप जो है इम्यूनाइजेशन की पाकिस्तान में क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान में ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तान हैज़ improved its वैक्सीन कवरेज कंपेयर टू इंडिया एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान में जो है वैक्सीनेशन की कवरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज़ पर इंडिया, एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड अफगानिस्तान की निस्बत। There is a need for a stronger strategy to compete with other countries in the regions। यानी दूसरे रीजन में दूसरे ममालिक हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हम इसमें ये ईपीआई के बारे में पढ़ रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि
سوری آپ کو مرغے کی اذان تنگ کر رہی ہے. تو بہرحال آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ امیونائزیشن کیا تھی اور اس کو کیوں ہم کرتے ہیں اور پاکستان میں اس کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کا پڑھتے ہیں کہ امیونائزیشن کا شیڈول کیا ہے انفینٹس اینڈ چلڈرن آف پاکستان. انفینٹس بچے یعنی جو چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی پیدا ہوتے ہیں، 1 سال سے کم ہوتے ہیں، اس کو انفینٹ ہم کہتے ہیں، اور 1 سال سے اوپر جو ہے اس کو چلڈرن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا شیڈول یہ ہے کہ شیڈول 1 2 3 اس میں آپ پڑھیں گے. 1 میں آپ دیکھتے ہیں برتھ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو 2 ویکسین لگتی ہیں، BCG اور OPV. OPV مطلب کہ پولیو ویکسین کا نام ہے. تو اس کی ڈوز بھی لکھا ہوا ہے 0.05 ml. اگر 3 منتھ تک بچہ ہے تو اس کو اتنی ڈوز لگے گی، اگر 3 منتھ سے اوپر ہے تو اس کو 0.1 ml کی لگے گی BCG. ٹھیک ہو گیا. اور انٹراڈرمل لگے گی، یعنی انٹراڈرمل روٹ سے چائلڈ کے اندر ہم یہ ویکسینیشن کریں گے، پریفرڈ ڈیلٹوئڈ. تو دوسرے OPV جو ہے، OPV کے 2 ڈراپس دیتے ہیں، یعنی پولیو کے 2 قطرے بچے کو کہتے ہیں 2 قطرے آپ کو بہتر ہیں صحت مند بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، پولیو ویکسین اس کو صرف آپ ماؤتھ کے ذریعے سے ہی اورلی انزرٹ کرتے ہیں. اچھا، دوسری سیریل نمبر پہ آ رہتی ہے جب بچہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے، 6 ویک کا، تو اس کو 3 جو ہے ویکسینیشن لگتی ہیں. ایک کا نام ہے DPT ہیپاٹائٹس B HIV اور OPV یعنی پولیو کی، اور تیسرے نمبر پر ہے PCV. تیسری ویکسین کا نام ہے PCV. تو اس کی جو فرسٹ ڈوز ہے DPT یعنی ہیپاٹائٹس کی، اس کو 0.5 ml لگاتے ہیں، اور جو OPV ہے اس کے یعنی پولیو کے ہمیشہ 2 ہی ڈراپس ہوں گے، اور PCV جو ہے اس کے 0.5 ml استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا روٹ لکھا ہوا ہے کہ DPT یا ہیپاٹائٹس B کی جو ویکسین ہے IM انٹرامسکولر ہوگی، اور OPV جو ہے اورلی ہوگی، اور PCV بھی انٹرمسکولر ہوگی. ٹھیک ہے، نمبر 3 پہ ہے جب بچہ 10 مہینے کا ہو جاتا ہے، 10 ویکس 10 ہفتوں کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کے 4 ویکسینیشن لگتی ہیں. DPT ہیپاٹائٹس B کی دوبارہ لگے گی، OPV پولیو کی دوبارہ لگے گی، PCV کی دوبارہ لگے گی. روٹا وائرس نئی چیز ہے اس میں آ کے کیا آ گئی ہے، روٹا وائرس. اب اس کی ڈوز بتائی ہوئی ہے، جو ہیپاٹائٹس B ہے اس کی 0.5 ml انٹرڈرملس IM لگے گی، اور OPV کی 2 ڈراپس جو ہے اس کے جو ہے آپ 2 ڈراپس لیں گے OPV کے پولیو کے اورلی، اور PCV کے 0.5 ml، یہ بھی انٹرڈرملس، اور روٹا وائرس 1 ml، اور یہ بھی اورلی. ٹھیک ہو گیا. روٹا وائرس اس میں نئی چیز ہے، 6 ویکس اور 10 ویکس میں نئی چیز جو ایڈ ہوئی ہے وہ روٹا وائرس ایڈ ہوئی ہے. اسٹوڈنٹس 1 2 3 تک تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. تو اس کے بعد ہے 4 to 5 جو امیونائزیشن پروسیس ہے پاکستان کے اندر، جو شیڈول ہے. جب بچہ 14 ویکس کا ہو جاتا ہے، 14 ہفتے کا، تو تب اس کو کیا لگتی ہے، کون سی ویکسین لگتی ہیں؟ اس میں ویکسین لگتی ہیں DPT وہی ہیپاٹائٹس B کی دوبارہ، OPV PCV دوبارہ، اور روٹا وائرس دوبارہ. وہی جو ویک 10 میں بچہ تھا جو اس کو لگ رہی تھی، ویک 14 میں بھی وہی دوبارہ لگتی ہیں، اور اس کی ڈیز بھی وہی سیم ہے اور وہی سیم روٹ ہیں. 5 نمبر پر ہے شیڈول 5 نمبر پر ہے جب بچہ 9 منتھ کا ہو جاتا ہے، 9 مہینے کا، اس کو میلیسس کی جو ہے ویسے ویکسینیشن لگاتے ہیں 0.5 ml SC سبکوٹینیس. ٹھیک ہے، اور 12 منتھ کا جب بچہ ہو جاتا ہے اس کو ہیپاٹائٹس A اور چکن پوکس کی ویکسینیشن لگتی ہے 0.5 ml IM اور SC مین سبکوٹینیس. اور 15 منتھ کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو 2 ویکسینیشن لگتی ہیں MMR اور PCV 0.5 ml سبکوٹینیس لگتی ہے MMR، اور PCV جو ہے 0.5 ml انٹرمسکولر لگتی ہے جلد کے اندر. ٹھیک ہے، جب بچہ 18 منتھ کا ہو جاتا ہے تو اس کو 3 ویکسینیشن لگتی ہیں DTA P اور HIV. ٹھیک ہے نا، یہ ویکسینیشن شیڈول ہے. اور OPV لگتی ہے 18 منتھ کے ایج کے اندر. ہیپاٹائٹس A کی لگتی ہے دوبارہ 0.5 ml انٹرمسکولر، 2.2 ڈراپس PO یعنی پولیو کے ویکسینیشن کے اورلی لگتے ہیں، اور ہیپاٹائٹس A کی انٹرمسکولر لگتی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو 18 منتھ تک جو شیڈول ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. امیونائزیشن شیڈول پڑھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ہم، جو بچوں کے لیے ویکسینیشن کا استعمال ہوتا ہے. تو اس میں جب بچہ 2 سال سے زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے
टाइफाइड की वैक्सीनेशन लगते हैं 0.5 ml इंटरमस्कुलर लगाते हैं। जब बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है उसको 3 वैक्सीनेशन कराते हैं, DTAP, चिकन पॉक्स, OPV। 0.5 ml 0.5 ml 2 ड्रॉप्स, IM, IC और POV इसके रूट्स हैं सब यानी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और जब बच्चा 5 से 7 साल का हो जाता है इसको MMR की वैक्सीनेशन लगती है 0.5 ml सबकोटेनियस SC। और जब बच्चा 10 से 15 साल का हो जाता है उसको 2 वैक्सीनेशन लगती हैं, TT और MMR। TT का मतलब है टेटनिक्स और MMR को आपको बता दूंगा बाद में। 0.5 ml IM इंटरमस्कुलर और 0.5 ml सबकोटेनियस MMR। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको शेड्यूल जो है इम्यूनाइजेशन का पाकिस्तान के अंदर इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस का इसको आपको समझ आ गई होगी, और उसकी डोज क्या है और उसकी वैक्सीनेशन का नाम क्या है और उसको किस रूट से लगाते हैं। ये रूट्स, डोज और उसका रूट, डोज और वैक्सीनेशन का नाम, ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक डिस्क्लेमर है कि ये जो वैक्सीनेशन है नॉट सपोर्टेड बाय द नेशनल एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ फॉर इम्यूनाइजेशन, इसको सपोर्ट नहीं करता बट स्ट्रांगली रिकमेंडेड, यानी सपोर्ट नहीं करता लेकिन इसको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है ये शेड्यूल जो है जो हमने पीछे पढ़ा है। उसके बाद दीज वैक्सीनेशन आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल EPI बट आर वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड, यानी नेशनल EPI जो पाकिस्तान का नेशनल एक्सटेंडेड प्रोग्राम है उसमें ये शामिल नहीं है, बहरहाल ये इस शेड्यूल के मुताबिक करना बहुत ज़्यादा इसकी रिकमेंडेशन है, इसकी सिफारिश की जाती है। और दूसरा, टू बी एडमिनिस्टर्ड ओनली इफ़ नो एविडेंस ऑफ सेकंड MMR एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एज 5 to 7 का जो बच्चों को हमने पीछे MMR पढ़ा है अगर वो पहले उसको एडमिनिस्टर नहीं हुई तो फिर ही हम ये दोबारा MMR इस्तेमाल करते हैं। अब है आपके MCQs जो हमने पढ़ा है उसके बारे में छोटे से MCQs हैं। MCQs ये है कि पहला क्वेश्चन है MCQs का, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। EPI का जो अहम मकसद है वो क्या होता है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है इंक्रीज इलनेस एंड डिसेबिलिटी, ऑप्शन 2 है रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी एंड फ्रॉम चाइल्डहुड डिसीजेज और फोकसिंग ऑन अडल्ट डिसीजेज, थ्रेटिंग डिसीजेज। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो आपने बतानी है। अगर आपको सही ऑप्शन नहीं आती तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एम्फसाइज इन द टेक्स्ट। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज हम क्यों करते हैं। तो ऑप्शन इसकी है ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, टू इंक्रीज इलनेस रेट्स, टू प्रोमोट डिसीज ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ लो EPI कवरेज। हम ये प्रिवेंशन ऑफ डिसीज यानी EPI का प्रोग्राम क्यों करते हैं। इसकी चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आपने बतानी है। अगर आपको सही ऑप्शन नहीं आती तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज EPI स्टैंड फॉर। EPI का क्या मतलब है। EPI का मतलब है इमरजेंसी प्रोग्राम फॉर इन्फेक्शंस या enhanced program on immunizations या expanded program on immunization या efficient prevention initiatives। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपने बतानी है। अगर आपको वो नहीं आती तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQs, in comparison to India and Afghanistan has how has Pakistan EPI coverage improved। क्यों improve करनी चाहिए। पाकिस्तान has lower coverage, Pakistan has higher coverage, no improvement in coverage इन द सेम इन ऑल 3 कंट्रीज़। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया इसकी कवरेज सेम है। इसी वजह से हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, या इनमें से कोई और चीज़ है उसको जैसे इम्प्रूव करना चाहिए। इनमें से सही ऑप्शन है वो आपने बतानी है। अगर सही ऑप्शन आपको नहीं आती तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज mentioned as one of the most successful component of the preventive medicine। preventive medicine का most successful component कौन सा है। सर्जरी, इम्यूनाइजेशन, मेडिकेशन, रिहेबिलिटेशन। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपने बताना है कि सक्सेसफुल कंपोनेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन सा होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा है तो आपने बताना है। अगर आपको नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लास्ट का MCQ है आपका, what does the text suggest a more aggressive implement strategy for EPI in Pakistan। जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी फॉर EPI क्यों अग्रेसिव होनी चाहिए। टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट यानी फौतगी का रेट जो है, डेथ का रेट कम करने के लिए इम्यूनाइजेशन करते हैं। टू कम्पीट विद अदर कंट्रीज, दूसरे ममालिक के साथ मुआवजा करने के लिए। टू इंक्रीज ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ाने के लिए। टू फोकस ऑन अडल्ट
ڈیزیز، بڑوں کے اندر بیماری کو بڑھانے۔ صحیح آپشن کون سا ہے اس میں سے وہ بتانا ہے آپ نے۔ تو نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا، نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا فیملی پلاننگ کا۔ تو فیملی پلاننگ کا اگلا لیکچر ہوگا، تب تک آپ میرے چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ نیکسٹ ہر آنے والے لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔